नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, रीट के समस्त विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर हमें संस्कृत की शिक्षण विधियों में समस्या है। समस्या सबसे बड़ी ये होती है दोस्तों, जो जनरल स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, एक होते हैं संस्कृत डिपार्टमेंट वाले, तो उनको तो संस्कृत अच्छे से आती है, लेकिन जो जनरल वाले होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है कि संस्कृत के जो प्रश्न होते हैं उनका हिंदी अर्थ करने में समस्या होती है। तो मैं यहाँ पर शिक्षण विधियों की विशेष रूप से बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर प्रश्न को हम समझ ही नहीं पाते हैं। जब तक आप प्रश्न को समझ ही नहीं सकोगे तो आप उत्तर कहाँ से बताओगे। तो सबसे पहले है कि प्रश्न को आप अच्छे से समझ पाएं, इसलिए हम यहाँ पर शिक्षण विधियों के प्रश्न आपको बताएंगे, 100, 150, 200 प्रश्न जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों, उनका हम अच्छे से आपको अर्थ भी समझाएंगे, यानी कि प्रश्न का मतलब क्या है वो बताएंगे, उसके बाद में आपको आंसर भी बताएंगे दोस्तों। और आप खुद पहले अपना आंसर सोच लेंगे, बाद में आपको आकलन करना है कि आपकी तैयारी किस स्तर की है और आपके नंबर कितने इसमें बन रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए विषय संस्कृत की हम बात कर रहे हैं, शिक्षण विधियों की हम आज स्टार्ट कर रहे हैं शिक्षण विधियों को। तो हमारा पहला सवाल है शिक्षण विधियों का, थोड़ा सा मैं अच्छे से जूम करके और साफ अच्छे से बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ से हम चलेंगे, पहला सवाल है हमारा, सवाल इसी प्रकार के आएंगे। तो पहला सवाल है, देखिए, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य प्रथमम कौशलम विद्यते। सवाल का अर्थ पहले समझेंगे। ये कह रहा है कि संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम कौशल कौन सा है। ठीक, प्रथम कौशल आपको बताना है। तो आपको पता है बच्चों की 4 कौशल होते हैं। आपको याद रखने के लिए एक हम ट्रिक बता देते हैं। 4 कौशल के लिए SBPL, ये हमारी ट्रिक है, ठीक है, कौशलों की। इसी क्रम से कौशल होंगे आपके, दूसरा पूछो आपसे, तीसरा पूछो, चौथा पूछो, पहला पूछो, कोई भी पूछ लो, आप इस ट्रिक को याद रख लेंगे। S का मतलब होता है श्रवण कौशल, B का मतलब होता है भाषण कौशल, और P का मतलब पठन कौशल, और L का मतलब लेखन कौशल। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सुबोपली भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम ऑप्शन ढूंढते हैं। पहला हमें कौशल बताना है श्रवण, ऑप्शन में है श्रवणम। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है हमारा पठनम, उसके बाद में है संभाषणम, और फिर है लेखनम। तो फटाफट बता दीजिए, अपना अपना आंसर सोच लीजिए। तो सीधा सा है, इसमें पहला कौशल हमारा हो जाएगा श्रवणम। अभी हमने बताया था पहला कौशल हमारा श्रवणम है। चलिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है हमारा, नाटक पाठ योजनायाम शिक्षक रंगमंचे कारयति। यानी मतलब है इसका कि नाटक पाठ योजना में शिक्षक रंगमंच पर करवाता है, ठीक है। एक तो होता है करोति यानी करता है, लेकिन यहां पर णिच का रूप है तो कारयति यानी क्या करवाता है, ऐसा यहां पर पूछा जा रहा है। तो लेखनम, पाठनम, अभिनयम या वाचनम, तो बताइए क्या करवाता है। तो यहाँ पर अपना अपना आंसर सोच लिया होगा। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका अभिनयम। डायरेक्ट हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि इतना समय आपके पास है नहीं, अभी आपको सिर्फ हम आंसर बता रहे हैं। कोई डाउट रहता है तो आप हमें सवाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ आंसर हो जाएगा अभिनय, यानी कि नाटक पाठ योजना में शिक्षक जो है रंगमंच पर अभिनय करवाता है। ये हमारा दूसरा सवाल। अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल है, कथा श्रवणे अनावश्यकम वर्तते। कह रहे हैं कि कथा श्रवण में अनावश्यक है, यानी जो कथा श्रवण है उसमें अनावश्यक क्या है, आपको ऑप्शन में से ढूंढकर बताना है। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन 1, सरल भाषा, कथा श्रवणम, या कथा या मुख्य विशेषता, यानी कथा की मुख्य विशेषता, पुस्तकस्य प्रयोग है, पुस्तक का प्रयोग। चलिए अपना अपना आंसर सोच लिया होगा। चलिए हम बताते हैं इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द, यानी कि पुस्तक का प्रयोग। पुस्तक का प्रयोग जो है कथा श्रवण में अनावश्यक है, ठीक, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। सरल भाषा होनी चाहिए, कथा श्रवण ये भी आवश्यक है, कथा की मुख्य विशेषता ये भी ठीक है, लेकिन कथा में पुस्तक का प्रयोग ये अनावश्यक है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर। देखिए मैं और इसको अच्छे से क्लियर यहाँ पर बता देता हूँ आपको जूम करके। 4 नंबर सवाल है हमारा, संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धते ही मुख्योद्देश्यम अस्ति। देखो प्रश्न का मतलब है कि संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। जो संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति है उसका मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। तो मुख्य उद्देश्य बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्राचीन संस्कृते परिचय, मतलब है प्राचीन संस्कृति का परिचय।
ठीक है। अगला है हमारा शुद्ध उच्चारण से सामर्थ्य प्रदानम, यानी शुद्ध उच्चारण की समर्थता प्रदान करना या सामर्थ्य प्रदान करना, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है हमारा स्वाध्यायम प्रति छात्राणाम अभिरुच्युत्पादनम, मतलब स्वाध्याय के प्रति छात्रों की अभिरुचि उत्पन्न करना। अब लास्ट ऑप्शन है सर्वाणी। तो दोस्तों अपना अपना आंसर सोच लो आप क्या होगा। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका दे, यानी कि सर्वाणी एकदम सही है, क्योंकि ये सारे जो हैं ये आपके प्राचीन पद्धति के मुख्य उद्देश्यों में आते हैं। प्राचीन संस्कृत का परिचय, शुद्ध उच्चारण, सामर्थ्य प्रदान करना, स्वाध्याय के प्रति छात्रों की अभिरुचि उत्पन्न करना, ये सारे एकदम सही हैं। तो ऐसे राइट आंसर दे हो गया। अगला प्रश्न है अनुवाद शिक्षणस्य उद्देश्यमस्ति। देखो यहाँ इस प्रकार के प्रश्न आपके जरूर आते हैं। अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य, पद्य शिक्षण का उद्देश्य, नाटक शिक्षण का उद्देश्य, गद्य शिक्षण का उद्देश्य, ऐसे छोटे सवाल जरूर बनते हैं। तो यहाँ अनुवाद शिक्षण के उद्देश्य की बात कर रहे हैं, तो बताइए क्या उद्देश्य हो सकता है। छात्रेषु संस्कृत लेखनस्य योग्यतोत्पादनम, मतलब छात्रों में संस्कृत लेखन की योग्यता उत्पन्न करना, एक ऑप्शन हो गया। अगला है छात्राणाम शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, छात्रों के शब्द भंडार का अभिवर्धन यानी शब्द भंडार में वृद्धि करना। शब्दकोशस्य वृद्धि भवति, शब्दकोश की वृद्धि होती है। सर्वमपि, या फिर लास्ट ऑप्शन है सर्वमपि। तो बताइए क्या आंसर होगा। राइट है, एकदम करेक्ट आंसर है दे, यानी कि सर्वमपि, ये सारे ही एकदम सही हैं। ठीक, चलिए अग्रे चलामे। 6 नंबर, उपचारात्मक शिक्षणम भवति। उपचारात्मक जो शिक्षण होता है वो क्या होता है। आपने सुना होगा एक उपचारात्मक के साथ में एक नया शब्द है निदानात्मक, यानी उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण दोनों साथ में रहते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं उपचारात्मक शिक्षण की। तो इसमें ऑप्शन है आपका छात्राणाम त्रुटि निवारणार्थम, पठनस्य अभ्यास है, अगला है लेखन कलासु निपुणता, और लास्ट ऑप्शन है सर्वमपि। तो यहाँ बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वमपि। दोस्तों यहाँ इस प्रकार से हमने ऑप्शन रखे हैं जिससे कि आपके और भी कई प्रश्न तैयार हो जाते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण जो होता है उसमें क्या होता है, छात्रों की त्रुटि का निवारण करने के लिए, पठनस्य अभ्यास, पठन के अभ्यास के लिए भी होता है, लेखन कला में निपुणता के लिए भी होता है। तो ये हमारा उपचारात्मक शिक्षण के विषय में प्रश्न हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है 7 नंबर का, श्रवण कौशलस्य प्रमुखम साधनम अस्ति। कह रहे हैं कि श्रवण कौशल का प्रमुख साधन कौन सा है। श्रवण कौशल का प्रमुख साधन आपको बताना है। ऑप्शन है शामपट्ट है, चित्रम, गुरुमुखम, पुस्तकम। तो श्रवण कौशल का प्रमुख साधन आपको पता है इसमें कौन सा होगा। राइट आंसर है से, यानी कि गुरुमुख। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रवण कौशल से प्रमुख साधन गुरुमुख है। चलिए अगला सवाल है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर सवाल है हमारा, सस्वर पठनम आवश्यकम अस्ति। सस्वर पठन आवश्यक होता है। जो सस्वर पठन हम करते हैं वो आवश्यक क्यों होता है, तो आप बताइए क्यों होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। शुद्ध उच्चारणार्थम, भाव ग्रहणार्थम, काठिन्य निवारणार्थम, प्रश्नानाम समाधानाय। तो इनमें से राइट आंसर बताना है आपको। चलिए बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, राइट आंसर है इसका ए, यानी कि जो सस्वर पठन हम करते हैं, ठीक है, पद्य को या श्लोक को पढ़ने के लिए, या फिर आप तो यहाँ देखिए जो हम सस्वर पठन करते हैं बच्चों, उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है शुद्ध उच्चारण करना। ठीक है, इसीलिए हम सस्वर पठन का पाठ करते हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत अच्छा प्रश्न है, मौखिक परीक्षायाः प्रकाराणि सन्ति। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया गया है। तो प्रश्न कह रहा है आपका कि मौखिक परीक्षा के प्रकार हैं। जो मौखिक परीक्षाएं होती हैं हमारी, उसके कौन कौन से प्रकार हैं, ऐसे हमें पता रखना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है आपका भाषणम, पहला ऑप्शन है भाषणम, दूसरा है शलाका, और एक है शास्त्रार्थ, और लास्ट में है आपका सर्वाणी। क्या है, सर्वाणी। तो अब यहाँ ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। चलिए राइट आंसर हम बता देते हैं और आपने भी सोच लिया होगा। तो राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स सर्वाणी,
यानी कि मौखिक परीक्षा के अंदर भाषण भी आता है, आपको पता है भाषण मौखिक में होता है, शलाका परीक्षा भी मौखिक परीक्षा में ही आती है, और शास्त्रार्थ भी मौखिक परीक्षा के अंतर्गत आता है। इसलिए सारे ऑप्शन सही, मतलब सर्वाणी उत्तर करेक्ट होगा। अगला सवाल है हमारा 10 नंबर, संस्कृत शिक्षण से उद्देश्यानि सन्ति, संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य हैं, ये हमारा सवाल है। तो बताइए, भारतीय संस्कृति ज्ञानम, भारतीय संस्कृति का ज्ञान, अगला ऑप्शन है शुद्धोच्चारणम, अगला ऑप्शन है स्मरण शक्ति वर्धनम, और लास्ट ऑप्शन है सर्वाणी। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इसमें भी राइट आंसर आपका हो जाएगा दे, यानी कि सर्वाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो संस्कृत शिक्षण है उसका उद्देश्य आपका भारतीय संस्कृति का ज्ञान भी होता है, शुद्ध उच्चारण भी होता है, और स्मरण शक्ति वर्धनम, यानी स्मरण शक्ति को बढ़ाना या उसमें वर्धन करना, ये भी हमारा उद्देश्य होता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा 11 नंबर, सवाल को पढ़ते हैं। संस्कृत शिक्षणे संप्रेषणोपागमे कस्य प्रधानता वर्तते। सवाल का मतलब है, पहले अच्छे से समझ लो, संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण उपागम में किसकी प्रधानता होती है। जो संस्कृत शिक्षण के अंदर हम संप्रेषण उपागम पढ़ते हैं उसमें किसकी प्रधानता होती है, ये हमारा प्रश्न है। तो अब देखिए ऑप्शन, पुस्तकस्य, पुस्तक की प्रधानता होती है, अध्यापकस्य या श्यामपट्टस्य या छात्रस्य। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बे। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अध्यापकस्य, यानी कि अध्यापकस्य करेक्ट आंसर है। तो ऐसे करके हमारा 11 नंबर हो जाता है। अब हमारा अगला सवाल है 12 नंबर, लघुत्रात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा भवेत। लघुत्रात्मक प्रश्नों की उत्तर सीमा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ये सवाल बहुत बार पूछ लिया गया है। तो इसको आप अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि ये सवाल आपका रिपीट भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ कह रहे हैं कि एक पदम, जो लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं हमारे, वो उसमें मतलब कितनी उत्तर सीमा होती है इसकी, एक पद में, या वाक्य त्रयम चतुष्टयम वा, या 3 वाक्य या 4 वाक्य, या फिर एक वाक्यम, या 10 या 12 वाक्यानि, 10 या 12 वाक्य। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बे, यानी कि वाक्यत्रयम चतुष्टयम, 3 वाक्य या 4 वाक्य, ये हमारा लघुत्रात्मक जो प्रश्न है उसकी उत्तर सीमा रहती है। ऐसे करके हमारे 12 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर, सवाल कह रहा है शिक्षक है कक्षायाम कम आश्रित्यम पाठयति। बहुत ही सुंदर सवाल है। शिक्षक कक्षा में किसको आश्रित करके पढ़ाता है। एक तो पढ़ना अलग होता है, एक है पाठयति, ठीक है, तो पढ़ाता है। ऐसे समझना आपको, पाठयति, कारयति ऐसे आता है तो समझ लेना कि वो करवाता है किसी से। तो क्या पढ़वाता है। तो देखिए शिक्षक कक्षा में कम आश्रित, यानी किसको आश्रित करके पाठयति पढ़ाता है। तो यहाँ पर श्यामपट्टम, सुधाखंडम, पाठ्यपुस्तकम या सर्वम। तो बताइए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, हाँ सर्वम, सर्वम आपका बिल्कुल हो जाएगा। यानी शिक्षक कक्षा में किसको आश्रित करके पढ़ाता है। तो देखिए यहाँ पर श्यामपट्ट भी आश्रित करके पढ़ाता है, श्यामपट्ट भी आवश्यक होता है उसके लिए, सुधाखंड भी चाहिए, पाठ्यपुस्तक भी चाहिए, मतलब ऑल ओवर, यानी कि सब राइट आंसर होगा सर्वम। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तरे कोयम विधि ही समुपयुक्त है। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि समुपयुक्त है, यानी एकदम उपयुक्त है, सही है। कौन सी विधि, चलो विधियों के नाम देख लो। प्रश्न विधि ही, कथा विधि ही, उदाहरण विधि ही, भाषण विधि ही, ये आपके सामने ऑप्शन हो गए। तो चलिए राइट आंसर बता दीजिए फटाफट क्या होगा। हम बात कर रहे हैं बच्चों प्राथमिक स्तर की। आपको पता है प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि काम में आती है, सबसे ज्यादा जो उपयुक्त मानी जाती है, सही मानी जाती है। तो राइट आंसर हम बता देते हैं बे ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि कथा विधि जो होती है वो एकदम सही मानी जाती है। यानी कथा के माध्यम से, कथा विधि के द्वारा यदि आप पढ़ाते हो प्राथमिक स्तर पर, तो बच्चे बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और उनको बहुत अच्छे से उस सब्जेक्ट में उनकी रुचि भी उनकी जागृत हो जाती है। यानी यदि आप इस विधि का प्रयोग करते हैं तो बच्चे आपकी बात बहुत अच्छे से सुनेंगे, उनको अच्छे से अधिगम होगा और सब्जेक्ट में उनकी विशेष रुचि रहेगी। इसलिए प्राथमिक स्तर पर जो मुख्य विधि है वो है कथा विधि ही। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट प्रश्न है बच्चों। सवाल है व्याकरणानुवाद विधेः प्रवर्तक है के।
व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन हैं? ये हमारा प्रश्न का अर्थ है। तो इसका जो हिंदी अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन हैं? तो ऑप्शन है डॉक्टर राधा कृष्ण है, फिर अगला ऑप्शन है आपका ये डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है, अगला है कात्यायन है, और अगला है आपका प्रो वीपी वकील है। तो इसमें करेक्ट आंसर बताना है। चलिए बता दीजिए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हम बता देते हैं, बे ऑप्शन एकदम करेक्ट है, यानी कि डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है। ये हमारे व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक हैं, इसीलिए व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल 16 नंबर का सवाल देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं। संस्कृत शिक्षणे सर्वोत्तम विधि वर्तते। कह रहे हैं कि संस्कृत शिक्षण में सर्वोत्तम विधि ही है। संस्कृत शिक्षण में कौन सी विधि सर्वोत्तम है? तो ऑप्शन है आपके व्याख्यान विधि, अनुवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कंठस्थीकरण विधि। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या है। तो चलिए हम राइट आंसर बता देते हैं। इसमें हो जाएगा आपका से ऑप्शन करेक्ट, यानी कि प्रश्नोत्तर विधि जो है वो संस्कृत शिक्षण में सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। बच्चों, संस्कृत का कोई भी पाठ है, कोई भी विधा है, उसको यदि आप प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे से बच्चे समझ पाते हैं और उनका विषय में उनकी एक विशेष रुचि भी उनकी हो जाती है। ठीक है, चलिए अब इतना डिटेल से हम बताएंगे, थोड़ा सा हर प्रश्न को थोड़ा सा आपका समय ज़्यादा लगेगा, और हम चाहते हैं कि अभी सिर्फ आप इन प्रश्नों को समझ लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास समय इतना नहीं है। अगला सवाल है हमारा 17 नंबर का। सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। पठने दुर्बल छात्राणां कृते कीदृशं शिक्षणं प्रदीयते। सवाल कह रहा है कि पठन में, यानी जो पठन हम करवाते हैं उसमें दुर्बल छात्रों के लिए कीदृशम शिक्षणम, कैसा शिक्षण देना चाहिए, प्रदीयते देना चाहिए, यानी किस प्रकार का शिक्षण उनको देना चाहिए। पठन के अंदर जो दुर्बल छात्र हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। ऑप्शन है आपका कथा शिक्षणस्य, उपचारात्मक शिक्षणम, या गद्य शिक्षणम, या कथा शिक्षणम। तो बताना है राइट आंसर। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बता देते हैं। आप अपना आंसर मन में सोच लो, जिससे कि आपको पता लग जाए कि कितने आंसर आपके सही हो रहे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बे, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण, उपचार करना। हमने आपको पहले भी बताया, बच्चों की कोई त्रुटि वगैरह है उनको दूर करना, ठीक है, कोई भी अभ्यास कार्य उनको करवाना है, ये उपचारात्मक है, उपचार ऐसे। तो ये उपचारात्मक शिक्षण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हम, चलिए बच्चों अगला सवाल है हमारा 18 नंबर का सवाल है हमारा। देखिए, शिक्षक है स्वशिक्षण से मूल्यांकनाय छात्रेभ्य किम प्रददाति। यानी शिक्षक अपने शिक्षण के मूल्यांकन के लिए छात्रों के लिए क्या देता है, ये हमारा है इसमें प्रश्न है। अब इसमें ऑप्शन है आपके सामने, देखिए पहला ऑप्शन है इसमें गृह कार्यम, देखिए यहाँ पर, उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है भ्रमण कार्यम, और तीसरा है पठन कार्यम, और चौथा है श्रवण कार्यम। तो आपको बताना है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों गृह कार्यम, यानी कि पहला ऑप्शन। यानी कि टीचर ने जो कुछ पढ़ा दिया उसका मूल्यांकन करना चाहता है तो गृह कार्य दे करके वो कर सकता है। अगला प्रश्न है नंबर का, भाषा कौशल से विकास है कथम क्रियते। भाषा कौशल का विकास कैसे करना चाहिए। तो भाषा कौशल का विकास कैसे करना चाहिए, ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर लेखनेन यानी लेखन से, श्रवणेन यानी श्रवण से, उच्चारणेन यानी उच्चारण से, और पठनेन यानी पठन से। तो राइट आंसर बता दीजिए फटाफट क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हाँ उच्चारण, उच्चारणेन। ये हमारा करेक्ट आंसर है इसका 19 नंबर सवाल का। क्योंकि आप जानते हैं कि भाषा कौशल में जो विकास होगा वो उच्चारण के माध्यम से होगा। कोई भी भाषा है उच्चारण पर डिपेंड होती है, उच्चारण पर टिकी हुई रहती है। इसीलिए भाषा को केवल और केवल बोल करके, उच्चारण करके ही सीखा जा सकता है। ऐसे अगला प्रश्न है हमारा, देखिए 20 नंबर का है और प्रश्न बहुत अच्छा है, देखते हैं। सवाल है मौखिक परीक्षायाः भेदः नास्ति। मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है, ये प्रश्न है, बहुत बढ़िया सवाल है। 20 नंबर की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन है शलाका परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा और भाषण परीक्षा।
तो सिंपल है, आप इसमें समझ गए होंगे। हम इसमें पूछ रहे हैं मौखिक परीक्षा कौन सी नहीं है, यानी मौखिक परीक्षा का भेद कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं, बे ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा आपको पता है लिखित होती है, ये तो मौखिक होती नहीं है। शलाका परीक्षा मौखिक होती है, शास्त्रार्थ मौखिक होता है, भाषण आपको पता मौखिक होता है। तो करेक्ट आंसर वस्तुनिष्ठ परीक्षा यानी कि बे ऑप्शन होगा। अगला सवाल है हमारा 21 नंबर। निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न है के, निश्चित उत्तर वाला प्रश्न है, यानी कौन सा प्रश्न होता है जिसमें निश्चित उत्तर होता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, लघुत्तरात्मक प्रश्न है, लिखित परीक्षा। तो इसमें से बताना है, 21 नंबर की बात कर रहे हैं तो आपको ही पता है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसका निश्चित उत्तर होता है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। जैसे आप अभी रीट का एग्जाम दोगे तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे सारे के सारे, तो इसमें उत्तर जो होगा बिल्कुल एकदम निश्चित होता है कि इसका उत्तर ये है तो वही रहेगा, आप कितनी बार चेक करो ऐसे। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर का। देखिए सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है निबंधात्मक परीक्षापेक्षया विश्वसनीय का परीक्षा। कह रहे हैं कि निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा विश्वसनीय है, ऐसे आपको इसमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है साक्षात्कार परीक्षा, मौखिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, लिखित परीक्षा। तो बताओ फटाफट 22 नंबर का क्या आंसर होगा? हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, से ऑप्शन आपका एकदम सही है। यानी कि निबंधात्मक परीक्षा से ज्यादा विश्वसनीय परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा मानी जाती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, जिसमें अ व सद वाले प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको OMR सीट पे गोले काले करने पड़ते हैं। वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा ही आपकी विश्वसनीय मानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर का। भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है? ऑप्शन देखो, व्याकरण से ज्ञानम, या फिर व्यवहार ज्ञानम, वस्तुनिष्ठ प्रश्नाः, शुद्धोच्चारणम। तो 23 नंबर का आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा दे, यानी कि शुद्ध उच्चारण। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता शुद्ध उच्चारण है। हमने आपसे पहले भी कहा कि कोई भी भाषा है उसमें मुख्य बात होती है शुद्ध उच्चारण करना। यदि आप उच्चारण शुद्ध नहीं कर सकोगे तो फिर उस अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। हम जो कहना चाह रहे हैं वह अर्थ निकलेगा ही नहीं, अन्य अर्थ निकल जाएगा, तो गड़बड़ हो सकती है। अगला है हमारा 24 नंबर। लिखित परीक्षायाम प्रश्नाः सन्ति। लिखित परीक्षा में प्रश्न हैं, ठीक है। लिखित परीक्षा के अंदर जो प्रश्न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मतलब ये है सवाल का। तो देखिए, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, लघुत्तरात्मक होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, या सर्वे, यानी कि सभी प्रकार के प्रश्न लिखित परीक्षा में हो सकते हैं। तो राइट आंसर दे हो जाएगा। निबंधात्मक भी हो सकते हैं, लघुत्तरात्मक भी हो सकते हैं, वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं। अगला सवाल है 25 नंबर का। परिष्कारात्मकम शिक्षणम अस्ति। परिष्कारात्मक शिक्षण होता है, यानी किसी चीज में परिष्कार करना, उसमें निखार लाना, उसमें सुधार लाना। तो ऐसा शिक्षण कौन सा होता है? मौखिकम, उपचारात्मकम, व्यापकम, विकल्पात्मकम। तो करेक्ट आंसर है बच्चों, बताइए क्या है, सोच लिया आपने? चलिए, तो राइट आंसर है इसका बे, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण में होता है ये सब, परिष्कार करते हैं उसका, ठीक है। उसकी समस्याओं को हम देखते हैं और उसको दूर करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं कि इसकी समस्या दूर हो जाएं। अब देखो आगे है, पाठ्य योजनायाः आविर्भाव अभवत्। पाठ्य योजना का आविर्भाव हुआ, ये हमारा सवाल है। तो बताइए, समाजशास्त्र से, संस्कृतेन, या गेस्टाल्ट मनोविज्ञानेन, या अर्थशास्त्रेन। ये हमारा 26 नंबर सवाल है। तो राइट आंसर है इसका से, यानी कि गेस्टाल्ट जो मनोविज्ञान है उससे पाठ्य योजना का आविर्भाव माना जाता है, यानी उत्पत्ति मानी जाती है, ऐसे आपको समझना है ये, ठीक है। तो ये हमारा 26 नंबर सवाल हो जाता है। अब आगे अब देखिए, अगला हमारा सवाल है 27 नंबर का। देखिए 30 सवाल आपको हम बताएंगे टोटल, इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है। परंपरागत सहायकोपकरणम अस्ति। कह रहे हैं कि परंपरागत सहायक उपकरण है, क्या है बताइए? मानचित्रम, श्यामपट्ट है, आकाशवाणी, दूरदर्शनम। तो करेक्ट आंसर आपको बता देना है फटाफट। 27 नंबर की बात कर रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर है बे, यानी कि श्यामपट्ट ऑप्शन करेक्ट है। परंपरागत सहायक उपकरण श्यामपट्ट को मानते हैं। अगला सवाल है, कस्यापि नगरस्य भौगोलिकी स्थितिं बोधयितुं कीदृशस्य पाठ्योपकरणस्य प्रयोगः करणीयः। कह रहे हैं कि किसी भी नगर की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए किस पाठ्य उपकरण का प्रयोग करना चाहिए, यानी कौन से पाठ्य उपकरण का प्रयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन है पत्रकस्य, मानचित्रस्य,
रेखाचित्रस्य पुस्तकस्य। तो बताइए 28 में क्या राइट आंसर होगा? तो इसमें हम करेंगे मानचित्र का प्रयोग, यानी कि बे ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, अब है हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न। देखिए सवाल है, संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफला भाषा कस्य कृते वर्तते। बहुत ही सुंदर सवाल है। कहते हैं कि संस्कृत भाषा सबसे ज्यादा सफल भाषा किसके लिए है? बताइए, दूरदर्शन के लिए, चलचित्र से, संगणकस्य, आकाशवाण्यः। यानी बताओ किसके लिए है ये संस्कृत भाषा सबसे ज्यादा सफल भाषा किसके लिए मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कंप्यूटर, यानी संगणक यंत्र से कृते, कंप्यूटर के लिए। अभी जो शोध हुआ है, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, उसमें ये देखा है कि संस्कृत भाषा ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो सुरक्षा की दृष्टि से संगणक यंत्र या कंप्यूटर इत्यादि में सबसे ज्यादा सफल भाषा के रूप में इसका नाम आ रहा है। ठीक है, आगे देखो 30 नंबर लास्ट सवाल है हमारा। उदाहरणानि प्रस्तूय नियमस्य कथनम इति कै विधि। कह रहे हैं कि उदाहरण प्रस्तुत करके नियम को कहना, ये हमारी कौन सी विधि है? तो आपको पता है, इसमें देखो ऑप्शन देख लेते हैं, सूत्र विधि ही, आगमन विधि ही, निगमन विधि ही और व्याख्या विधि ही। तो आपको राइट आंसर बताना है। 30 नंबर सवाल की हम बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बे ऑप्शन, यानी कि उदाहरण पहले बताते हैं, उसके बाद में नियम बताते हैं। तो ऐसी हमारी विधि होती है आगमन विधि। और यदि इसका हम उल्टा करते हैं, यानी कि नियम पहले बताएं और उदाहरण बाद में बताएं, तो उसको हम निगमन विधि कहते हैं। तो ऐसे करके दोस्तों, जो आपके रीट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये हमने 30 प्रश्नों की बात की है शिक्षण विधि के प्रश्नों की। तो इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आएंगे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसे करके 100, 150, 200 प्रश्न आपको हम बताएंगे। बहुत मोस्ट हैं, अच्छे से आप देख लेंगे। इनका हम अर्थ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा और एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। तो थैंक्स दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। फटाफट हम वीडियो आपको कल उपलब्ध करवा देंगे दोस्तों। तो इसको अच्छे से देखें और अपनी जो तैयारी है उसको आप बरकरार रखें और अपना जो भी सिलेबस है कंप्लीट उसको रिवीजन करते रहें दोस्तों। बिल्कुल टेंशन ना लें, आराम से रिलैक्स होकर आप अपना रिवीजन करते रहें। बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है, बस इसी चीज़ पे आपको फोकस करना है। और जो स्कोरिंग आपका सब्जेक्ट रहेगा वो मेथड्स रहेंगे आपके, किसी भी विषय के सबसे ज़्यादा मेथड्स से नंबर आएंगे। आपकी जो शिक्षण विधियां हैं वो आपको अच्छे से समझ लेनी है सभी विषयों की, वहीं से ज़्यादा नंबर आप ला सकते हो दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, वंदे मातरम दोस्तों।